एपिसोड 101 टू 110। फिर भी सार्थक को यह हमला करने में जितना समय लगा वह उसके सामने खड़े दो लोगों के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ने और उस पर बलपूर्वक हमला करने के लिए पर्याप्त था। सार्थक को इतनी जोरदार चोट लगी कि वह पास की एक दीवार से जा टकराया। मैथ्यू डिट्रिच, ये खूनी खजाना मुझे सौंप दो और तुम बिना दर्द के मर सकते हो। दूसरा व्यक्ति चिल्लाया और उसके पीछे पीछे आया तथा उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा तथा उसे और भी जोर से दीवार में पटक दिया। फिर भी सार्थक ने आगे बढ़कर उस आदमी का मुक्का अपनी मुट्ठी से झेल लिया। इतना मजबूत? आदमी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अपनी दूसरी मुट्ठी से उसे मारने की कोशिश की। फिर भी दीवार से टकराने के बाद सार्थक पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, इसलिए वह मुस्कुराया। बहुत कमजोर, उसने कहा और अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। साथ ही जब उसने कहा बर्फीला विनाश, तो उसने उसे कसकर भींच लिया। उसके शब्दों में भयानक ठंडक थी और किसी कारणवश उस पर हमला करने वाले व्यक्ति को लगा कि उसका हाथ, हृदय और मस्तिष्क एक क्षण के लिए रुक गया। तभी सार्थक ने अपनी मुट्ठी हल्के से भींच ली। तभी उस आदमी का हाथ टुकड़ों में टूट गया, मानो वह बर्फ का एक टुकड़ा हो जो जमीन पर गिर रहा हो। क्या अभी क्या हुआ? उसने भयभीत होकर सोचा, अपने हाथ पर भयानक दर्द महसूस करते हुए। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसके शरीर के अंदर सब कुछ जम गया है और उसकी बांह की हड्डी तक नष्ट हो जाने के भयानक दर्द ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि उसके शरीर के साथ भी यही होने वाला है। इसलिए उसने जल्दी से अपनी बांह की ओर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ चला गया है तो वह सदमे में आ गया। इसके बाद सार्थक ने उसकी छाती पर लात मारी, जिससे वह जोर से जमीन पर गिर गया। उसी समय वह जहां था वहां से गायब हो गया और उस आदमी के पीछे आ गया जिसने कुछ देर पहले उसे मारा था। इस आदमी को इसकी उम्मीद नहीं थी और जल्द ही उसे महसूस हुआ कि एक बेहद ठंडा हाथ उसके सिर को पकड़ रहा है। जल्द ही उसे अपने मस्तिष्क में भयंकर ठंड का एहसास हुआ और एक क्षण में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा तथा पीड़ा या दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाल सका। भयानक ठंड ने, मानो वह सबसे शक्तिशाली बर्फ हो, उसके मस्तिष्क को तुरंत जमा दिया, जिससे वह सीधे गहरी नींद में चला गया। यह एक गहरी, भयावह नींद है जिससे वह कभी नहीं जागेगा, सार्थक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सोचा। कुछ ही सेकंड में सार्थक के हाथों में 3 शव फंस गए। हालांकि वे विशेष रूप से मजबूत नहीं थे, फिर भी उनमें 4500 से ज्यादा ताकत थी। वे कमजोर नहीं थे। जो 2 व्यक्ति अभी भी सोच सकते थे, वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं भाग पाया। उनकी मांसपेशियां हिल नहीं रही थीं। उनमें से एक को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर का वजन 1 टन से ज्यादा है और दूसरे का दिमाग आंशिक रूप से जम गया था। वे डर कर सोच रहे थे, ये कैसी शक्ति है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी पिशाच के पास ये शक्ति हो। यह बहुत ही भयानक शक्ति, ठीक वैसी ही जैसी उन्होंने विश्व प्रसिद्ध वारिसों के बारे में सोचा था। लेकिन बात यह है कि सार्थक कोई वारिस नहीं था। तो आखिर क्या हो रहा था? चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, उनमें से कोई भी हिल नहीं सकता था, और भले ही वे अपने शरीर पर शक्ति लगाने की कोशिश करें, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। सार्थक मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचा। धीरे धीरे चलते हुए वह उस आदमी के दूसरे शरीर को घसीट रहा था जो पहले से ही ठंड की नींद में पड़ा था। वह आदमी निश्चित रूप से मरा नहीं था, उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसका खून अभी भी स्वाभाविक रूप से बह रहा था, लेकिन वह तो बस सार्थक की बर्फीली शक्ति की क्षमताओं में से एक का शिकार हो गया था। इसलिए सार्थक ने उसे अन्य 2 के साथ जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद सार्थक उस आदमी के सामने झुका जिसे उसने हैरी ब्राउन के रूप में पहचाना था और अपना हुड उतार दिया। स्वाभाविक रूप से वह हैरी ब्राउन था और उसने डर से सार्थक को देखा। तुमने क्या किया? हैरी ब्राउन ने आश्चर्य से पूछा जब उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। उसे अपने शरीर के अंदर एक भयानक ठंड महसूस हुई जिसने उसकी पिशाच शक्ति को हिलने से रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शक्ति ही जम गई हो, लेकिन यह असंभव था। एक पिशाच उसकी शक्ति को कैसे रोक सकता था? सार्थक ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी चाल, उसने जवाब दिया और हैरी ब्राउन के शरीर पर बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया। फिर उसने उसे ऊपर की ओर खींचा और हैरी ब्राउन के शरीर से बर्फ का एक टुकड़ा बाहर निकला जिससे वह चीख पड़ा। ये दर्द इतना भयानक था कि उसे ऊपर पेशाब करने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए सार्थक को उसे चुप कराना पड़ा और फिर उसके शरीर से निकाली गई बर्फ को देखना पड़ा। बर्फ का रंग तो वैसा ही था, लेकिन अंदर कुछ जमी हुई चीज थी। ये पारदर्शी लाल रंग की थी, लेकिन ये खून नहीं था। पिशाच शक्ति, सार्थक ने ये सोचते हुए देखा। जो जम गया था वह पिशाच शक्ति ही थी। सार्थक ये जांचना चाहता था कि क्या वह पृथ्वी पर इस्तेमाल की गई किसी विशेष विधि का उपयोग करके शक्तिशाली बन सकता है। उस समय वह मनुष्यों में आंतरिक शक्ति को जमा देता था और उसे अपनी शक्ति के रूप में अवशोषित कर सकता था। यानी वह मन को अवशोषित कर लेता था और उस मन का एक हिस्सा उसकी शक्ति बन जाता था, जिससे उसकी ताकत में भारी वृद्धि होती थी।
लेकिन क्या पिशाच शक्ति के साथ भी ऐसा ही है? ये संदेह उसके यहाँ आने के बाद से ही उसके मन में मंडरा रहा था और आज उसे अंततः इसका पता लगाने का मौका मिला है। यदि किसी कारणवश यह संभव हो सके, उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन जितना अधिक वह इसे देखता, उतना ही अधिक निराश महसूस करता। कितनी शर्मनाक बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने सिर हिलाते हुए सोचा। फिर भी जब वह ऐसा सोच ही रहा था तो उसे अपने शरीर के अंदर कुछ तेजी से धड़कता हुआ महसूस हुआ, जिससे वह थोड़ा अशांत हो गया। क्या, उसने सोचा, जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो और उसी क्षण उसके मन में एक हल्की सी अनुभूति आई। ये भावना उसे यह बता रही थी कि वह अपनी बर्फीली शक्ति का उपयोग किए बिना भी ऐसा कर सकता है। ये कैसा एहसास है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ? सार्थक ने सोचा। उसका दिल और भी तेज धड़कने लगा। जितना ज्यादा वह उस जमी हुई पिशाच शक्ति को देखता, उतना ही उसके दिल में भावनाएं स्पष्ट होती जाती। ऐसा लगता था मानो वह उसे बता रही हो कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, देर सवेर वह ये कर सकता है। ऐसा हो सकता है, उस क्षण उसने सोचा, कुछ एहसास करते हुए। जिस शरीर में उसका पुनर्जन्म हुआ था वह अजीब था और वह ये बात जानता था। वह इसे समझ नहीं पाया, हालांकि वह हर दिन खुद की और अधिक जांच कर रहा था। वह अभी भी इस बात पर आश्चर्य कर रहा है कि उसके लिए ऐसी स्थिति तक पहुंचना कैसे संभव हुआ जहां केवल भक्षक जानवर ही पहुंच पाते हैं। इसके अलावा उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ तक कि उनके नाम भी नहीं दिखाए गए हैं। क्या यह उन क्षमताओं में से एक हो सकता है? इसके अलावा मेरा शरीर किसी भी प्रकार के रक्त के साथ पूरी तरह से संगत है। यहाँ तक कि भक्षक या ड्रैगन का खून भी मुझ पर कोई असर नहीं करता और मुझे मजबूत बनाने में मदद करता है। सार्थक ने सोचा। इसका संबंध शायद उसके शरीर या उसकी छिपी हुई क्षमताओं से है। इससे वह उस क्षण तक पहुंचने के लिए थोड़ा उत्सुक हो गया। हालांकि वह पृथ्वी पर उस चाल का उपयोग करके शक्तिशाली बन सकता था, फिर भी वह सीमित था। उसका शरीर किसी बाहरी व्यक्ति से इतना अधिक मान नहीं झेल सकता था, इसलिए उसे इसे मध्यम रूप से करना पड़ा। इसके अलावा इससे केवल उसका मान बढ़ा और परिणामस्वरूप वह अपनी बर्फीली शक्ति का अधिक समय तक उपयोग कर सकता था, लेकिन इससे उसके आंकड़े नहीं सुधरे। लेकिन अब जब वह एक पिशाच है, अगर वह अपनी बर्फीली शक्ति की आवश्यकता के बिना ऐसा कर सकता है, तो क्या वह हर बार इसका उपयोग करने पर और भी अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता? इसके अलावा वह एक पिशाच है जिसे हर चीज से लगाव है। उसके विचारों ने सार्थक को थोड़ा चिंतित कर दिया। उसे जल्द से जल्द उस पल तक पहुंचने की जरूरत थी। वह जानता है कि अगर वह ऐसी चाल का इस्तेमाल करता है तो वह कितना शक्तिशाली बन सकता है। उस समय वह कितना शक्तिशाली हो गया था, ये सोचकर ही उसका खून खौल उठा। इससे वह चार्लोट को ढूंढने और अपने लंबे समय से प्रतीक्षित बदला लेने के करीब पहुंच जाएगा। इसलिए भले ही वह नहीं जानता कि यह कब होगा, फिर भी उसे यथाशीघ्र इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सार्थक जल्द ही अपने होश में आया और यहाँ लोगों को देखा। उसके हाथ में पकड़ी बर्फ एक पल में टूट गई और पिशाच शक्ति हवा में फैल गई। फिर उसने हैरी ब्राउन की ओर देखा, जो दर्द से अपना चेहरा बिगाड़ रहा था। पिशाच शक्ति आपके शरीर में एक हड्डी की तरह है, आपके अस्तित्व का एक मूलभूत हिस्सा है। जब कोई आपके लिए इतनी ज़रूरी चीज़ को निकाल देता है तो इससे आपको चोट क्यों नहीं लगेगी? यह एक अत्यधिक पीड़ा है, यहाँ तक कि किसी के द्वारा दुर्भावनापूर्वक हड्डी तोड़ने की अनुभूति से भी अधिक भयावह है। फिर भी सार्थक को इसकी परवाह नहीं थी। उसने हैरी ब्राउन को घूरा और बालों से अपना सिर उठाया। हैरी ब्राउन, पिशाच जाति का गद्दार, एक ऐसे संगठन के लिए काम कर रहा है जो भक्षकों को काम पर रखता है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे, सार्थक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी ब्राउन कांप उठा। तुम्हें कैसे पता चला? वह आश्चर्य में गुर्राया। उसे कैसे पता चला? आखिर क्या हो रहा है? वह हैरानी से सोचने लगा। फिर सार्थक ने बर्फ का एक छोटा टुकड़ा निकाला जो दूसरे टुकड़े से जम गया था। ऊपर का टुकड़ा एक पल में बिखर गया और केवल एक सुनहरा शिलालेख वाला बर्फीला टुकड़ा बचा। तभी हैरी ब्राउन ने महसूस किया कि शिलालेख की उपस्थिति ने इस स्थान को अचानक बदल दिया है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। अभी क्या हुआ? उसने आश्चर्य से सोचा। चूंकि उस कमीने ने मुझ पर शिलालेख लगाने की हिम्मत की, तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? तुम ही हो जो उन शिकारियों की हत्या कर रहे हो, है ना? सार्थक ने कहा। हैरी ब्राउन दंग रह गया। उसने ये शिलालेख कैसे देखा? इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। 10,000 से ज्यादा शक्ति वाले लोग भी इसे नहीं ढूंढ सकते। उसने चौंक कर सोचा। फिर भी उसने सार्थक की बातें सुनी और स्वाभाविक रूप से उन्हें अनदेखा कर दिया। उसने अपना चेहरा भी फेर लिया। सार्थक मुस्कुराया। तुम यह नहीं कहना चाहते, है ना? खैर, ईमानदारी से कहूं तो मुझे परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ बताना है, हैरी ब्राउन, उसने कहा और उसे अपनी निगाहों के सामने मजबूती से पकड़ लिया। मुझे बताओ, तुमसे किसने कहा कि मेरे पास वह खजाना है? तुमसे किसने कहा कि मेरे पास वह खूनी खजाना है?
उसने पूछा, हैरी ब्राउन को उसकी ओर देखने के लिए मजबूर करते हुए। फिर भी हैरी ब्राउन ने उसे उत्तर देने की योजना नहीं बनाई। भले ही आप मुझे मारने में सफल हो जाएं, देर सवेर वह खजाना हमारा होगा। उसने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, जिससे सार्थक नाराज हो गया। उसने हैरी ब्राउन के सिर को जोर से झटका दिया और उसे फर्श पर पटक दिया। उसके चेहरे पर भयानक दर्द था क्योंकि टक्कर से उसके कई दांत टूट गए थे, फिर भी सार्थक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें ऐसा दर्द होगा जिसे तुम मरने के बाद भी नहीं भूल पाओगे, हैरी ब्राउन, सार्थक ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन हैरी ब्राउन ने अपना रुख नहीं बदला, जिससे सार्थक को भयावह मुस्कान देनी पड़ी। अच्छा रवैया, सार्थक ने कहा। हैरी के शरीर से अभी भी बाहर निकले बर्फीले टुकड़ों में से एक को पकड़कर उसे कसकर पकड़ लिया। तब हैरी ब्राउन को वह दर्द याद आया जो उसने अभी अभी महसूस किया था और उसने उसकी ओर देखा। तुम, उसने कहा, लेकिन जल्द ही सार्थक ने बर्फ के टुकड़े को बलपूर्वक खींच लिया। भयानक दर्द से हैरी ने एक भयानक चीख निकाली, लेकिन उसी समय सार्थक ने उसे चौंका कर चुप करा दिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। बुआग! तभी उसके मुंह से खून की एक बड़ी गांठ निकली, लेकिन उसके शरीर से एक और बर्फीला टुकड़ा बाहर निकल आया। इस समय उसे जो असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, उससे वह चीख उठा, लेकिन फिर भी वह जानता था कि अगर उसने संगठन के बारे में कोई रहस्य बताया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। हालांकि शायद उसे यह एहसास नहीं था कि उसका जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। हैरी ब्राउन, शायद तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ है, लेकिन हर बार जब मैं इन बर्फीले टुकड़ों में से एक को फाड़ता हूं, तो तुम्हारे शरीर के अंदर की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। मैंने पहले ही कुछ टुकड़े फाड़ दिए हैं, मुझे आश्चर्य है कि कितनी शक्ति बची है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर हैरी ब्राउन दंग रह गया और उसकी ओर देखने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा और वह थोड़ा कांप उठा। उसे जो ठंड महसूस हो रही थी वह बर्फ की ठंड से भी अधिक डरावनी लग रही थी। और सार्थक मुस्कुराया। आप जानते हैं, मेरी बर्फ सामान्य नहीं है। ये किसी भी ऐसी बर्फ की तरह नहीं है जिसे आपने पहले देखा हो। यह मानव बर्फ जादू की तरह नहीं है। यह एक विशेष प्रकार की बर्फ है, ऐसी अनोखी क्षमता है कि यह सब कुछ जमा सकती है, सार्थक ने कहा और एक और बर्फीली टुकड़ा पकड़ लिया। इसे फाड़ने से पहले उसने हैरी ब्राउन को घूर कर देखा। जब मैं कहता हूं कि यह सब कुछ जमा सकता है, तो मेरा मतलब है सब कुछ। चाहे वह मानव हो, पिशाच हो, जानवर हो, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, मन या पिशाच शक्ति। मैंने इसे एक ऐसी बर्फ कहा है जो वास्तविकता को भी जमा सकती है। सार्थक ने अपने चेहरे पर बर्फीली, भयावह मुस्कान बिखेरते हुए कहा। फिर उसने झटके से अपने हाथ में पकड़ा बर्फीला टुकड़ा फाड़ दिया। तीव्र दर्द के कारण हैरी ब्राउन ने एक गहरी, भयानक चीख निकाली, जो ज्यादा सुनी नहीं जा सकी क्योंकि सार्थक ने पहले से ही अपना मुंह ढक रखा था। अब उसे जो भयानक दर्द हो रहा था, उससे उसे लगा कि यह सब झूठ है, बस एक सपना, एक बुरा सपना, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दर्द भी हो सकता है। फिर भी सार्थक के शब्दों पर विश्वास करना अधिक बेतुका था। क्या बर्फ वास्तविकता को जमा सकती है? ये कितना बेतुका लगता है। फिर भी सार्थक ने उसके विचारों पर ध्यान नहीं दिया, वह बस उसे देखता रहा। मेरी बर्फीली शक्ति सब कुछ जमा सकती है, हैरी ब्राउन। यही कारण है कि तुम जो दर्द महसूस कर रहे हो, वह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी शक्तियों को छीन रहा हूं। मैंने पहले ही तुम्हारी शक्तियों के कई हिस्से तुमसे छीन लिए हैं। क्या तुम अनुभव करना चाहते हो कि बिना शक्ति के तुम्हारा जीवन कैसा होता है? सार्थक ने पूछा। हैरी ब्राउन कांप उठा और बड़े आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं सका। उसके अंदर का दर्द इतना भयानक था कि वह असहनीय था। फिर भी वह सार्थक की बात को थोड़ा बहुत समझ पा रहा था। किसी कारण से हर बार जब सार्थक बर्फ के उन टुकड़ों में से एक को फाड़ता था, तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके अंदर से कुछ उसके शरीर से अलग हो रहा है, जो हड्डी टूटने से भी अधिक दर्दनाक होता था। असंभव, उसने कहा। उसके दांत कांप रहे थे। न केवल वह डरा हुआ था, बल्कि उसके बगल में लेटा हुआ आदमी भी वैसा ही डरा हुआ था। वह पहले से ही डर से कांप रहा था। वह देख सकता था कि हैरी ब्राउन के शरीर से पहले से ही खून बह रहा था, इसलिए दर्द भयानक रहा होगा। और भले ही उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके शरीर के अंदर की बर्फ ने उसकी हर कोशिश को जमने नहीं दिया था। केवल दो चीजें जमी नहीं थीं, उसका खून और दिल जो लगातार खून पंप करता रहता था। यही कारण है कि जब भी उसे लगता कि उसके साथ ऐसा हो सकता है तो वह कांप उठता था। सार्थक उन्हें कांपते देख मुस्कुराया और ऐसा महसूस किया जैसे वह उसे थपथपाना चाहता हो। फिर भी उन थपथपियों से दर्द महसूस हुआ क्योंकि उस स्थान पर दोनों के शरीर पर बर्फ का एक टुकड़ा जम गया था और सार्थक ने बलपूर्वक उन्हें खींचकर दूर कर दिया। ये बर्फीले टुकड़े न केवल पिशाच शक्ति को जमा रहे थे बल्कि मांस और हड्डियों को भी जमा रहे थे। इसलिए जब उन्हें चीर दिया गया तो दर्द न केवल आत्मा में बल्कि शरीर में भी हुआ।
इसीलिए दोनों में से कोई भी इतना भयानक दर्द सहन नहीं कर सका और उनके मुंह से 2 चीखें निकल गईं। सार्थक ने मुस्कुराते हुए ठंडे स्वर में कहा, जो कोई भी मुझे बताएगा वह बच जाएगा, जो नहीं बताएगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। मैं ये कहूँगा, कृपया इससे अधिक नहीं। दूसरा आदमी दर्द में चिल्लाया, हालांकि हैरी की चीख भी आई। वे दोनों बात करने के लिए सहमत हो गए, इसलिए सार्थक ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों की गवाही सच्ची होगी। अगर नहीं, तो आप दोनों को मुझसे झूठ बोलने के लिए सजा मिलेगी, सार्थक ने कहा, जिससे दूसरे व्यक्ति को एक अजीब सपने में भेज दिया गया, जिससे उसका दिमाग जम गया। फिर उसने हैरी की ओर देखा। वह भयभीत था लेकिन फिर भी तेजी से बोल रहा था। ईमानदारी से, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हमारे नेता जानते हैं कि आपके पास एक खूनी खजाना है। हम नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन वे कहते हैं कि यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम संगठन में सिर्फ निम्न स्तर के लोग हैं, उसने जवाब दिया, और सार्थक ने भौहें सिकोड़ लीं। कोई मूल्यवान चीज़ नहीं, सार्थक ने सोचा। उन्होंने पूछा, तो फिर आपके नेता कौन हैं? ये सवाल सुनकर हैरी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हें नहीं मालूम? जिस आदमी ने हमें शामिल होने दिया वही आदमी तुम्हारे लिए वह शिलालेख छोड़ गया था, उसने जवाब दिया। फिलिप बेकर, ऐसा नहीं हो सकता कि वह आदमी किसी ऐसे संगठन का नेता हो जिसने एलन को इतनी परेशानी दी हो। इसका मतलब है कि यह संगठन गुमनाम रूप से काम करता है और इसमें भर्ती करने के लिए कुछ लोग हैं। फिलिप उनमें से एक होना चाहिए, सार्थक ने सोचा, थोड़ा सोच में पड़कर। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने हैरी की ओर देखा। आपने मूल रूप से अकादमी में मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की थी। क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि संगठन ने मुझे लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया था? सार्थक ने पूछा और हैरी ने सिर हिला दिया। कुछ समय से आपका नाम संगठन के निचले स्तर तक घूम रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन जल्द ही मुस्कुरा दिए। आपके प्यारे दोस्त भी। इसके अलावा वे पहले से ही जानते हैं कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं, इसलिए यदि आप ज़्यादा समय लेते हैं तो उनमें से एक मर सकता है, उसने कहा, जिससे सार्थक की भौहें तन गईं और उसे कुछ एहसास हुआ। क्या ये हो सकता है कि उनकी योजना हमें किसी न किसी तरह से अलग करने की थी? उसने सोचा और महसूस किया कि वह किसी जाल में फंस गया है। इसलिए वह उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसी क्षण 3 छोटे खंजर उन लोगों के शरीर से धमाके के साथ निकल आए। आगे बकवास, सार्थक ने सोचा और तुरंत अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया। बर्फीला विनाश, उसने ठंडे स्वर में कहा, और तभी 3 शरीर मिलीसेकंड में जम गए और बर्फ की तरह नष्ट हो गए। उस पल उन तीनों को जो दर्द महसूस हुआ वह बहुत भयानक था। उनकी हर हड्डी और मांसपेशियां बर्फ की तरह टूट गई थीं, हालांकि वे चिल्ला नहीं सकते थे क्योंकि उनके सिर का भी यही हश्र हुआ था। फिर भी एक साथ तीनों हथियार फट गए। ये सब कुछ एक ही क्षण में हुआ और विस्फोट के कारण सार्थक पीछे की ओर चला गया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, फिर भी वह भौचक्का होकर इधर उधर देखने लगा। अद्भुत है, ये चीजें वास्तव में मेरी बर्फीली शक्ति की पकड़ से बाहर निकलने में सक्षम थीं, उसने आश्चर्य से सोचा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि यह छोटा सा हथियार कोई साधारण हथियार नहीं था। घटनास्थल पर किसी का कोई निशान नहीं बचा। तीनों शव गायब हो गए, जो सामान्य बात है। बर्फ से हत्या करना अभी भी काम करने का सबसे साफ और सुंदर तरीका है, सार्थक ने सोचा, ये देखते हुए कि इस जगह पर भी ऐसा ही है। एकमात्र चीज जिसने निशान छोड़े वह था 3 छोटे हथियारों का विस्फोट। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे विस्फोट अंधेरी सड़क पर एक छोटा सा छेद छोड़ने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वह इस बात से नाराज था कि उसने कुछ और नहीं खोजा, फिर भी सार्थक ने आह भरी। कम से कम वह कुछ साबित तो कर सकता था। वे 3 लोग बलात्कारी नहीं थे। फिर भी वह जानता था कि उसे होटल लौटना है, इसलिए वह तेजी से वहां चलने लगा। हालांकि कुछ ही देर बाद उसे रुकना पड़ा, फिर भी वह चलने लगा और छतों की ओर देखने लगा। अगर तुम पहले से ही यहाँ हो तो तुम छिपे क्यों हो? उसने पूछा। तभी पास की इमारतों की छतों के ऊपर 5 परछाइयां दिखाई दीं। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो हैरी ब्राउन और उनकी टीम ने पहने हुए थे, अंतर बस इतना था कि वे अधिक शक्तिशाली थे। वे मजबूत हैं, उनमें से प्रत्येक में 5000 से अधिक शक्ति है, सार्थक ने सोचा। इसके अलावा वह उनमें एक अलग गंध भी सूंघ सकता था। ये गंध, वे बलात्कारी हैं, होह, सार्थक ने सोचा, और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उन्होंने उसे उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा और जहां वह था वहां दौड़ पड़े। तो मैथ्यू डिट्रिच, हमारे साथी कहाँ हैं? मैं शपथ ले सकता हूं कि वे कुछ देर पहले आपके बगल में खड़े थे, उनमें से मजबूत ने पूछा। सार्थक ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वे बहुत कमजोर थे। तुम्हें क्या लगता है कि वे अब तक जीवित क्यों होंगे? उसने पूछा, जिससे उसके सामने खड़े 5 लोगों के माथे पर बल पड़ गए।
उनके चेहरे पर खतरनाक भाव झलक रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले। इसके बजाय नेता ने उपहास किया, कोई बात नहीं। वैसे भी एक बार तुम हमारे हाथ लग जाओ तो हमें जानकारी मिल जाएगी। उसने अपने अधीनस्थों की ओर हाथ बढ़ाते हुए मजाकिया लहजे में कहा। वे सभी सार्थक पर शक्तिशाली आक्रमण करने लगे। सार्थक ने उनमें से एक पर हमला किया। इससे पहले कि वह अत्यधिक गति से उसके पास पहुंचे, उसने उसके पेट पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। ये देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। तुम कमीने! उनके पीछे खड़े लोगों ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उनका साथी पास की दीवार से टकराकर गिर गया था। इस समय प्रति व्यक्ति 2 खंजरों के एक सेट ने चांदनी देखी और चारों ने तुरंत गति बढ़ा दी तथा हत्यारे के रूप में अपने प्रशिक्षण में सीखी गई सभी बातों का इस्तेमाल किया। ये हरकतें तेज और सहज थीं, जिन्हें पहचानना मुश्किल था। एक खंजर सार्थक की गर्दन पर, दूसरा उसके दिल पर और 2 उसकी बाहों पर निशाना साधे हुए थे। वे उसे एक ही बार में निष्क्रिय या मार डालना चाहते थे। सार्थक ने यह बात आश्चर्य से देखी। गर्दन, हृदय और हाथ। उसने सोचा, ये सोचते हुए कि कौन सा उस तक पहले पहुंचेगा। यह एक तीव्र विचार था जो कुछ मिलीसेकंड तक चला, लेकिन उसका विश्लेषण एकदम सटीक था। इसलिए उसने पहले आने वाले को चकमा देने के लिए अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाया और उस स्थिति से उसने आने वाले की ओर एक लात मारी, उसके दिल पर वार करने के लिए तैयार। तारांकन बूम! तभी एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी और 2 आकृतियां 2 अलग अलग दिशाओं की ओर निकल गईं। यद्यपि सार्थक 2 घातक वारों से बचने में सफल रहा, लेकिन अन्य 2 वारों ने उसे सीधा मारा, जिससे वह पास की दीवार से जा टकराया। अरे, मैं तो केवल उसकी पसलियों पर ही वार कर सका, तुम क्या करोगे? उसने मेरे खंजर के हमले को चकमा दे दिया। वह कमीना कितना तेज है! मैं उसे केवल अपनी मुट्ठी से ही मार सकता था। जो 2 लोग उसे मारने में सफल रहे, उन्होंने कहा, और फिर नेता, जिसे दूसरी दीवार की ओर धकेल दिया गया था, खड़ा हुआ और कूद गया और उन दोनों के पास गिर गया। वह आदमी बहुत सक्षम है। उस आदमी की लात से चोट लगती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा एक पैर तोड़ दिया है। नेता ने जवाब दिया। क्या इतने कमजोर भूसे से आपकी पसलियां टूट गईं, नेताजी? उनके एक अधीनस्थ ने पूछा और नेताजी ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह भी इस बात से हैरान था। वह झटका बहुत दर्दनाक था। यह आदमी, उसने सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि कोई भी हिल नहीं रहा है तो उसके विचार रुक गए। अरे, क्या तुमने उसे एक ही मुक्का मारकर मार डाला? नेता ने पूछा, ये देखकर कि सार्थक को जब से मारा गया था वह उठा नहीं था। उसे मारने वाले दोनों लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। असंभव! उस आदमी के पास 4.5 के से अधिक शक्ति थी, वह इतने कम प्रहार से कैसे मर सकता है? उनमें से एक ने उत्तर दिया और दूसरे ने सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अचानक रुक गया। उसी क्षण उसकी रीढ़ ठंड से कांप उठी और वह जोर से पीछे की ओर मुड़ा और जोरदार वार किया। वापस! उसने उसी समय चिल्लाया, लेकिन उसका वार हवा में फैल गया और बाकी लोग घबरा गए, जो जल्दी से पीछे मुड़ गए। तभी वह व्यक्ति जो पहले मारा गया था उठकर उनकी ओर कूद पड़ा। नेताजी, वह कमीना कहाँ है? उसने कहा, लेकिन बोलने से पहले ही उसने अपनी गर्दन पर एक बेहद ठंडी ब्लेड महसूस की। जल्द ही बाकी 4 लोगों ने सार्थक को अपने पीछे एक हथियार के साथ आते देखा। उसी समय उन्होंने अपने साथी का सिर उड़ते हुए देखा। इससे वे दंग रह गए। कमीने! नेता चिल्लाया, उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह सार्थक पर झपटा। सार्थक ने उनके हमले का प्रतिरोध किया और उसी समय 2 हथियार आपस में टकराए, जिससे सार्थक को पीछे धकेल दिया गया। 6000 से ज्यादा शक्ति! सार्थक ने यह महसूस करने के बाद सोचा। हालांकि उसका हमला एलिस के हमले जितना शक्तिशाली नहीं लग रहा था, जबकि उसके पास उसके बराबर शक्ति थी, फिर भी यह आदमी उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए सार्थक अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बर्फीली शक्ति का इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं हो सकता था, इसलिए अगर लड़ाई लंबी खींचती तो उसे हारने का खतरा था। यही कारण था कि उन्होंने एक अंधे स्थान की तलाश करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसने हत्यारों को रुकते देखा। क्या हुआ? उसने सोचा, लेकिन फिर उसे अपने पीछे एक शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास हुआ। अरे वाह! उसने सोचा और लगभग सहज रूप से अपनी आयामी चाल को सक्रिय कर दिया। तारांकन स्वोश! सार्थक जहां खड़ा था, वहां एक बड़ी पिशाच जैसी शक्ति वाली मुट्ठी ने हवा को चीर दिया, लेकिन उसे मारने में असफल रहा। ये तो तुम्हारे पास बहुत बड़ा कौशल है, मैथ्यू डिट्रिच, उस आदमी ने कहा जो अभी अभी उसके पीछे आया था। सार्थक जब अपनी जगह से कई फीट दूर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5000 से अधिक शक्ति वाले कम से कम 15 और लोग वहां आ गए हैं। फिर भी उन्होंने उनकी उपेक्षा की। उसके आसपास के लोग समस्या नहीं थे, समस्या उसके सामने थी। इसलिए उसने केवल वहां खड़े उस आदमी पर ही ध्यान दिया। फिलिप बेकर, सार्थक ने कहा। उसके सामने खड़ा आदमी अपनी शक्ल छिपाने के लिए अलग सूट पहनने की जहमत नहीं उठा रहा था।
वह अपनी पहचान नहीं छिपाना चाहता था। फिलिप मुस्कुराया, तुम बहुत अच्छे हो मैथ्यू डिट्रिच, लेकिन बहुत भोले भी हो, उसने कहा, और एक व्यक्ति उसके पीछे दिखाई दिया। वह फिलिप जितना शक्तिशाली नहीं दिखता था, लेकिन वह सार्थक के आसपास मौजूद हथियारों से अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि एलिस से भी अधिक शक्तिशाली। ये संभव था कि वह 10,000 से अधिक शक्तियों वाला व्यक्ति था। यदि वह फिलिप जितना शक्तिशाली नहीं दिखता, तो इसका मतलब है कि फिलिप के पास कम से कम 15,000 या 20,000 शक्ति भी हो सकती है। सार्थक ने सोचा, स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए। फिलिप से लड़ना आत्महत्या होगी। वह अपने आसपास के हथियारों के खिलाफ कुछ कर सकता था अगर वह अपनी हत्या की सभी तरकीबें इस्तेमाल करता, जिसमें उसका फ्रीजिंग शाप भी शामिल था, इसलिए वह उनके बारे में चिंतित नहीं था। समस्या ये थी कि उसका सिर पहले से ही गड़गड़ा रहा था और उसका दर्द असहनीय हो रहा था, इसलिए वह अपने बर्फीले अभिशाप का उपयोग अधिक समय तक नहीं कर पाएगा। यह एक जल्दबाजी और त्वरित हमला होना चाहिए जिससे वे आश्चर्यचकित हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि वह किसी की हत्या कर पाएगा, लेकिन बचकर भागना कोई समस्या नहीं होगी, उसने सोचा। फिर भी उसके विचार अचानक ही बाधित हो गए जब उसने देखा कि एक सुंदर छोटी महिला को वह आदमी ले जा रहा है जो अभी अभी वहां आया था। इसला, उसने आश्चर्य से सोचा। फिलिप ने हंसते हुए कहा, हा 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 मैथ्यू डिट्रिच, मैं पहले से ही तुम तीनों का अपहरण करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम इतने चालाक हो और तुमने ये सब समझ लिया। फिर भी तुम अभी भी भोले थे, ये सोचते हुए कि हम तुम्हें लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उसने मजाक करते हुए कहा। हालांकि उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने 2 लक्ष्यों को पकड़ने में असफल रहे और हमारे पास केवल एक अपशिष्ट है जो केवल चारा के रूप में काम करता है। उन्होंने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, हालांकि अंत में वह फिर से मुस्कुराए। खैर, कम से कम हमारा एक लक्ष्य तो पहले से ही तय है, उसने सार्थक को घूरते हुए कहा। फिलिप ने एक क्षण के लिए सार्थक और इसला को देखा और सोचा कि इन दोनों में कुछ संबंध है, इसलिए वह मुस्कुराया। मैथ्यू डिट्रिच, हम राक्षस नहीं हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी लड़की के अंतिम शब्द सुनाऊंगा, उसने कहा, और इसला के मुंह पर जो कुछ भी ढका हुआ था उसे हटा दिया। वह सार्थक को हताशा भरी नजरों से देख रही थी, इसलिए जैसे ही उसे लगा कि वह बोल सकती है, वह तुरंत चिल्ला पड़ी, सार्थक, भाग जाओ, वे बहुत शक्तिशाली हैं। उसकी चीख वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुनी और फिलिप ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसकी थूक से खून बहने लगा और वह प्रभाव से ऊपर उठ गई। एक क्षण में फिलिप ने उसकी ओर एक जोरदार प्रहार किया और सीधा उसके पेट में मारा। बुआग! उसी क्षण उसके सारे छिद्रों से खून बहने लगा और उसका शरीर पीछे की ओर उछला, जब तक कि वह वहां एक बड़ी दीवार से नहीं टकराया। एक छोटा सा उपकरण जब अपनी उपयोगिता पूरी कर लेता है तो वह उपयोगी नहीं रह जाता। ऐसा करने के बाद उसने धीरे से कहा और सार्थक की ओर देखने लगा। ठीक है, तुमने उसके अंतिम शब्द सुने, तुम कैसा महसूस कर रहे हो मैथ्यू डिट्रिच? फिलिप ने चिढ़ाते हुए पूछा, जिससे सार्थक उसे घूरने लगा। फिलिप को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सार्थक के चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही ऐसा कुछ। वह हताश भी नहीं लग रहा था। आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? क्या ये बर्फ से बना है या कुछ और? वह हैरानी से सोचने लगा। हालांकि स्वाभाविक रूप से सार्थक इसला के बारे में थोड़ा चिंतित था। उद्धरण डॉट 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 उस मूके ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया होगा, नहीं तो वह मर भी सकती थी। और जिस गति से वह आगे बढ़ी, मुझे भी प्रतिक्रिया करने में कठिनाई होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 20,000 शक्ति है, यह इससे भी अधिक हो सकता है, सार्थक ने सोचा। उसने दूर से इसला को देखा, वह जमीन पर गिरी हुई थी और उसका चेहरा नीचे की ओर था तथा लगातार खून बह रहा था। वह इतनी दूर से और अपने चारों ओर इतनी सारी शक्तियों के होते हुए भी उसकी स्थिति की पुष्टि नहीं कर सकता था। लेकिन वह हिल नहीं रही थी। जब वह वहां गिरी तो संभवतः वह अचेत अवस्था में रही होगी, शायद मर गया। फिर भी सार्थक के पास एक योजना थी, इसीलिए उसने फिलिप की ओर देखा। फिलिप बेकर, मैं पहले से ही तुम्हारे हाथों में हूं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम मुझे मार डालोगे। क्या मैं पहले तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं? सार्थक ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उनके आसन में अनेक छिद्र थे और वहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति उसे देख सकता था। वह मुद्रा, जिसमें बहुत से अवसर थे तथा जिसमें उसे एक ही वार में मारा जा सकता था, ने कई लोगों को यह एहसास कराया कि उसने सचमुच हार मान ली थी। फिलिप ने कंधे उचकाए और सिर हिलाया। बच्चे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हमारे साथ जुड़ जाओ। तुम्हारे पास अविश्वसनीय कौशल हैं, लेकिन तुम वारिस नहीं हो। क्या तुम जानते हो कि तुम कितने मूल्यवान हो? तुम हमारे लिए इतने मूल्यवान हो कि अगर तुम शामिल होने का फैसला करते हो तो तुम हमारे युवा नेता बन जाओगे। क्या ये बढ़िया नहीं है? मैथ्यू डिट्रिच, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे नेता तुम्हें चाहते हैं, वे तुम्हें ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, तुम क्यों नहीं आते? फिलिप बेकर ने उदार भाव से अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। नेताओं के बारे में उनके बोलने के तरीके से पता चलता था कि ये लोग बहुत ऊंचे दर्जे के थे।
सार्थक ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा। एक संगठन, अगर यह केवल हत्यारे होते तो शोध के लिए ऐसी जगह से जुड़ना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन काम करने का तरीका घिनौना है। इसके अलावा अगर मैं उनसे जुड़ता तो एलन मेरे दुश्मन बन जाते। पिशाच कबीले शक्तिशाली हैं और यह संगठन घिनौने तरीके से काम करता है, इसलिए यह उन्हें कबीलों का दुश्मन बनाता है। सार्थक ने सोचा, एक ऐसी दुनिया में जिसे वह नहीं जानता, उसे जब भी ऐसा अवसर मिलता है तो उसे इसके पक्ष और विपक्ष को तौलना पड़ता है। लेकिन अगर किसी संगठन में शामिल होने का मतलब उस जाति के साथ विश्वासघात करना है जिससे वह संबंधित है, तो इसका मतलब है कि यह एक अनैतिक संगठन है। और जबकि एक हत्यारे के लिए नैतिकता के बारे में बात करना दुर्लभ है, सार्थक की अपनी नैतिकता है और वह कभी भी ऐसे संगठन से जुड़ना नहीं चाहेगा जहां ऐसे लोग हों जिनकी नैतिकता उसके नैतिकता के बिल्कुल विपरीत हो। इसके अलावा एक जीवित प्राणी के रूप में उसका दृष्टिकोण यह है कि वह कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा, सिर्फ इसलिए कि उसके साथ विश्वासघात किया गया था। हालांकि वह उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया था। जब उसे इसका एहसास हुआ तो वह मुस्कुराया। सार्थक ने पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? उसे पहले ही पता चल गया था कि यह आदमी उसे पहला सवाल पूछने नहीं देगा, इसलिए चीज़ों को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए दूसरे सवाल पर जाना बेहतर था। तुम मर जाओगे, मैथ्यू। तुम्हारी कहानी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी कि कोई तुम्हें कभी याद नहीं रखेगा, फिलिप ने जवाब दिया। और सार्थक थोड़ा मुस्कुराया। मैं यहाँ अपनी कहानी याद रखने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन अगर मैं अपना नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकता हूँ तो मैं ऐसा उन नैतिकताओं को बनाए रखते हुए करूँगा जो मेरी पहचान रही हैं। हालांकि मैं नैतिकता के बारे में बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आप जो अपराध करते हैं उससे मुझे लगता है कि आप घृणित हैं। सार्थक ने फिलिप बेकर को घूरते हुए कहा, जिन्होंने ये सुनकर थोड़ी आह भरी। फिलिप बेकर, अगर आप अपने बेकार साथियों को भेजेंगे तो कई लोग मर जाएंगे। तो आप सामने क्यों नहीं आते? अगर मैं मरने जा रहा हूं तो कम से कम मैं ये तो देखना चाहता हूं कि हमारी शक्ति में कितना अंतर है, सार्थक ने कहा। उनके शब्द जोरदार और स्पष्ट थे, और ये ऐसे शब्द थे जिनसे कई लोग क्रोधित हो गए। तुम कमीने, क्या तुम सोचते हो कि हम बेकार हैं? चलो देखते हैं कि क्या ये सच है। उनमें से कई चिल्लाए, जिनमें फिलिप के एक तरफ 10,000 से अधिक शक्ति वाला आदमी भी शामिल था। वह आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन फिलिप बेकर ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। हा, आपका व्यक्तित्व दिलचस्प है, मैथ्यू डिट्रिच। एक पल में आप इतने शांत हो सकते हैं कि कोई भी आपका अस्तित्व भूल जाएगा, लेकिन दूसरे ही पल आप ऐसी बातें कह सकते हैं। उसने जोर से हंसते हुए कहा। हालांकि अचानक ही उसने हंसना बंद कर दिया और आगे बढ़ते हुए उसकी ओर देखा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं उसे पूरा करूंगा। बस इतना जान लो कि अंत तक मेरा प्रस्ताव कायम रहेगा, वह बोला। सार्थक ने कंधे उचकाए, अपना प्रस्ताव किसी बेवकूफ़ के लिए बचा कर रखो, उसने जवाब दिया। और फिलिप मुस्कुराया। ठीक है, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम कम से कम अपने आप को संभाल सको और एक ही झटके में न मर जाओ, उसने मजाक करते हुए कहा, और उसकी भयानक शक्ति एक धमाके के साथ प्रकट हो गई। हर कोई सदमे में था, यहाँ तक कि सार्थक भी। इस आदमी के शरीर से जो शक्ति निकल रही थी वह बहुत भयानक थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसने उसे एक बार फिर गड्ढे के तल पर एक छोटे से प्राणी होने का एहसास दिलाया। एक बार फिर एक भयावह शक्ति ने सार्थक के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार यह एहसास एलिस द्वारा दिए गए एहसास से भी अधिक भयानक था। इस बार की शक्ति उस अवसर की तुलना में अधिक डरावनी और भयभीत करने वाली थी। फिर भी सार्थक इस बार किसी प्रकार की अचेतन अवस्था में नहीं गया, शायद इसलिए क्योंकि उसका हृदय और दृढ़ संकल्प मजबूत हो गया था। वह बिल्कुल शांत दिखाई दिए और खुद को संभालते हुए एक कदम पीछे हट गए। उसने अपना एक हाथ शरीर के पीछे बांध लिया और धैर्यपूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा, जबकि उसके शरीर में बर्फीली ठंडक फैल रही थी जो किसी के ध्यान में नहीं आई। किसी ने भी इस अजीब ठंड को नहीं देखा जो पूरे फर्श और सामान्य रूप से हर जगह फैल रही थी। बर्फीली ठंड ने जल्द ही पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया जहां ये लोग थे, यहां तक कि घरों की छतों पर भी। फिर भी किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। अचानक फिलिप बेकर भयावह ढंग से मुस्कुराया और लगभग असंभव गति से सार्थक की ओर तेजी से दौड़ा। फिर भी सार्थक के लिए एक क्षण ऐसे गुजरा जैसे धीमी गति में, क्योंकि उसके विचार असंख्य विचारों से भरे हुए थे। उद्धरण समय एक पहेली है जो हमें परिभाषित करती है और बिगाड़ती है। आज हम जन्म लेते हैं और कल मर जाते हैं। कोई भी व्यक्ति समय के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि इसका अर्थ होगा स्वयं ब्रह्मांड से ऊपर होना, जो समय के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। आखिरकार सब कुछ मर जाएगा। एक जीवित प्राणी या एक ग्रह एक ही भाग्य का सामना करेंगे, ये केवल समय का सवाल है। क्या समय को रोकना संभव है? मैं खुद से यही सवाल पूछता रहता हूँ, सार्थक ने सोचा और उस पल हल्का सा मुस्कुराया। अभी तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो समय को रोक सके। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो समय से लड़ सके।
लेकिन मुझे इससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस। उसने सोचा और तेज़ गति से उस ओर मुक्का मारा जहाँ से फिलिप बेका आ रहा था। इसे जमा दो, मुझे बस यही चाहिए। परम कौशल, उसने सोचा और अपना मुंह खोल दिया। स्थिर समय, उसने धीरे से कहा। तारांकन स्वूश। अचानक बर्फीली हवा की आवाज़ हर जगह पहुंची और वहां मौजूद हर कान ने इसे सुना। एक पल में उनके आसपास की हर चीज़ जम गई। फिलिप बेकर एक अजीब, हल्की, बर्फीली हवा के झोंके से जम गए थे और वे सार्थक से 1 मीटर से भी कम दूरी पर सदमे की स्थिति में थे। उसी क्षण सार्थक इसला के शरीर के साथ गायब हो गया, उस स्थान को घातक सन्नाटे में छोड़ते हुए जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक रहा, जब तक कि एक जोरदार विस्फोट की आवाज़ नहीं आई। तब फिलिप और बाकी लोग वास्तविकता में वापस आने में सक्षम हो गए और फिलिप उस स्थान पर जोर से टकराया जहां सार्थक कुछ क्षण पहले था। फिर भी वह एक भी हिट लगाने में असफल रहे। इससे वह सदमे में आ गया। वह कहाँ है और अभी वह बर्फीली चीज़ क्या थी? उसने चौंक कर चारों ओर देखते हुए पूछा। किसी कारणवश उसने महसूस किया कि कोई बर्फीली चीज़ उसके शरीर से टकरा रही है, और अगली बार जब उसने कुछ महसूस किया तो वह सार्थक की उपस्थिति के बिना ही जमीन पर गिर पड़ा। इससे वह क्रोधित हो गया, लेकिन इधर उधर देखने पर पता चला कि न केवल सार्थक चला गया था, उस औरत की लाश भी वहां नहीं थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह उस छोटे से शिलालेख की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका जो उसने सार्थक पर लिखा था। आखिर क्या हुआ? उसने सदमे में मन ही मन सोचा। अरे, पूरे शहर में उस कमीने की तलाश करो, वह इतनी सारी जानकारी लेकर भाग नहीं सकता। वह गुस्से से चिल्लाया और उसे ढूंढने के लिए शहर के दूसरे हिस्से की ओर कूदने लगा। अभी 5 सेकंड भी नहीं बीते थे कि वह गायब हो गया और सभी हत्यारे भागने वाले थे, लेकिन कई शक्तियां एक तरफ से आकर उन्हें घेरने लगीं। उसी समय एक खूबसूरत महिला, एलिस एलन, आगे बढ़ी। उसने उन्हें घूरकर देखा और अपनी तलवार खींचकर सबसे शक्तिशाली के सामने खड़ी हो गई। मैं एलिस एलन हूँ। आप सभी कबीले एलन द्वारा जांच के दायरे में हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे सवालों का जवाब दें। मैथ्यू डिट्रिच कहाँ है? उसने बहुत गुस्से और बढ़ते गुस्से के साथ पूछा जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकी। अगर उसके परिवार ने उसे चेतावनी नहीं दी होती तो उसे भी इस बात का पता नहीं चलता। फिर भी जब वह सार्थक की तलाश में वापस गई तो वह जा चुका था। यहाँ तक कि इसला का भी अपहरण हो चुका था और तब उसे एहसास हुआ कि होटल के सभी कर्मचारी भी देशद्रोही थे। फिर भी जब उसका परिवार होटल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था तो उसे कुछ पता चला। शहर के एक हिस्से में कुछ हत्यारे देखे गए थे और सार्थक का सुराग भी वहीं था, इसलिए वह यहाँ भाग आए। लेकिन वहां पहुंचकर कुछ न पाकर उसका क्रोध पुनः जोर से फूट पड़ा। उसके सामने खड़े आदमी को क्षण भर के लिए डर लगा, लेकिन फिर भी वह पीछे कूद पड़ा और उसने हवा में 2 खंजर निकाल लिए। मैथ्यू डिट्रिच हमारे हाथों में पड़ गया है, तब आप क्या करेंगी, उत्तराधिकारिणी? उसने एक भयावह मुस्कान के साथ चिल्लाया। ये सुनकर एलिस की भौहें तन गईं और उसकी आंखें तीव्रता से चमक उठीं। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और उस आदमी के सामने पहुंचकर उसकी गर्दन में तलवार भोंक दी। योजना बदल दी गई है। तुम जांच के दायरे में नहीं हो, मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं। उसने भयानक ठंडक के साथ कहा और उस आदमी की गर्दन से खून से सनी तलवार खींच ली। खून उसके कपड़ों पर भी लग गया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर कि उनके नेता की इतनी सरलता से मृत्यु हो गई, उनमें से कई लोग थोड़ा कांप उठे, लेकिन वे क्रोधित भी थे। उस कुतिया को मार डालो, उनमें से एक चिल्लाया और अपना हथियार निकालते हुए एलिस की ओर दौड़ा। फिर भी एलिस ने उस पर जोरदार वार किया और एक ही वार में उसका सिर काट दिया। इस बार वह अपनी ताकत बचाने के लिए नहीं लड़ रही थी, उसे इसकी जरूरत नहीं थी। ये पहली बार था जब उसने किसी अन्य पिशाच को मारा था, लेकिन इस समय उसका क्रोध अपनी सीमा पर पहुंच गया था। यदि सार्थक को पाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वह ऐसा करेगी। तभी इस आदमी का सिर लुढ़क कर उसके साथियों के पैरों पर आ गिरा। हमला करो, वे सब चिल्लाए। उन्हें याद नहीं था कि घेरे हुए लोग एलिस नहीं बल्कि वे थे। एलन की सारी सेनाएं आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ीं, जबकि एलिस विशाल अंधेरी सड़क पर टहल रही थी, जिसके कारण असंख्य सिर जमीन पर आगे पीछे लुढ़क रहे थे। ये पहली बार था जब उसने अपनी पूरी ताकत और असीम क्षमता का इस्तेमाल किया। दुनिया के सबसे ऊंचे समूह से संबंधित होने के बावजूद वह नर्म खाकी कैसे हो सकती है? हालांकि वह इसे नहीं दिखाती है क्योंकि वह आत्मविश्वास महसूस नहीं करती है, क्योंकि वह अभी तक अपनी पहली क्षमता को जगाने में सक्षम नहीं है। सच्चाई यह है कि उसकी क्षमता अविश्वसनीय है, और इस लड़ाई में ये दिखाया गया। जिस तरह से वह लड़ाई के दौरान इधर उधर घूम रही थी, दाएं बाएं सिर काट रही थी, उससे एक खूबसूरत खूनी नृत्य का एहसास हो रहा था। अंततः बचे हुए आखिरी आदमी का सिर इधर उधर लुढ़कने लगा। मिस, जैसा कि हमें संदेह था, वे सभी उसी संगठन से संबंधित थे, एक आदमी ने कहा और उन्हें वे टोकन दिखाए जो वे अपने साथ लाए थे। इस समय एलिस थोड़ी डरी हुई लग रही थी।
रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे और कपड़ों पर लगे खून के लाल रंग ने उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया था। फिर भी उसे अपने इस रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उसकी ओर सिर हिलाया। अगर मेरा भाई तुमसे पूछे तो उसे बता देना कि उन सभी को मारने का फैसला मेरा था। उसने चारों ओर देखते हुए कहा। वहां 15 से ज्यादा लाशें पड़ी थीं। उनमें से कई एलिस की तलवार से मारे गए थे। उसका गुस्सा स्पष्ट था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वह जानती थी कि सार्थक मरा नहीं है। वह टोकन के जरिए महसूस कर सकती थी कि वह जिंदा है, इसलिए ये हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसे लगा कि वह मर चुका है। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह हर समय एक बच्चे के रूप में समझे जाने से थक गई थी और क्योंकि उसने उन्हें दुश्मनों के रूप में पहचान लिया था, दुश्मन जो सार्थक की हत्या करना चाहते थे। चूंकि तुम्हारा मिशन सार्थक की हत्या करना है, तो मेरी तलवार से अपनी गर्दनें काटने का इंतजार करो। उसने गुस्से से सोचा और अपने परिवार के अधीनस्थों की ओर देखा। सार्थक की तलाश करो, अगर जरूरत हो तो शहर को बंद कर दो। उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी देने वाले को परिवार इनाम देगा, उसने कहा और डरावने ठंडेपन के साथ वहां से जाने के लिए मुड़ी। इन अधीनस्थों ने एक दूसरे के चेहरों की ओर देखा। मैंने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। क्या वह महिला हमेशा इतनी प्यारी नहीं थी? हमने हमेशा उसे परिवार की आंखों का तारा माना, लेकिन क्या वह इतनी घातक थी? उनमें से एक ने आश्चर्य से पूछा और बाकी ने सिर हिला दिया। उनमें से नेता ने भौहें सिकुड़ी और मुस्कुराया। वारिस सामान्य नहीं हैं, यहाँ तक कि हमारी खूबसूरत महिला, जिसे वारिस बनने की असफल कोशिश के रूप में देखा गया है, उसका भी एक भयानक पक्ष है। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। लगता है मिस आखिरकार बड़ी हो रही है। उसने सोचा और अपने अधीनस्थों को आदेश देना शुरू कर दिया कि वे वैसा ही करें जैसा वह उन्हें कहती थी। हालांकि इतने बड़े शहर में होने के बावजूद उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? उसी समय एक नकाबपोश व्यक्ति निचले स्तर के क्षेत्र में स्थित एक होटल के कमरे में कूद गया। वह अपनी बाहों में एक सुंदर घायल युवती का शव उठाए हुए था, इसलिए जैसे ही वह यहाँ उतरा और उसे यह पता चला कि यहाँ कोई नहीं है, उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और अपना काला हुड उतार दिया। ये स्वाभाविक रूप से सार्थक और इसला थे। इसला की हालत देखकर वह उदास हो गया। ये सचमुच दयनीय था, लेकिन वह अभी भी जीवित है, उसने सोचा और उसे दवा देने के लिए उसके पास बैठ गया। उद्धरण। उसका मुंह और नाक खून से भर गया है, लेकिन वह पहले ही बहुत खून खो चुकी है, उसने सोचा और कराह उठा। बकवास। स्वाभाविक रूप से वह परेशान था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसला के चेहरे को पकड़ लिया और उसके होठों को थोड़ा सा खोलकर मुंह से मुंह में सांस लेने की कोशिश की। एक बार ऐसा करने के बाद वह दूर चला गया और अंततः इसला को होश आया, क्योंकि उसने बहुत अधिक मात्रा में खून की उल्टी की थी जो उसके सीने में जमा हो गया था। उसी क्षण उसकी आंखें हल्की सी खुलीं और उसने अपने सामने खड़े एक आदमी को देखा जो उसे दवा देने की कोशिश कर रहा था। सार्थक, उसने संदेह से सोचा और हल्की सी मुस्कुराई जब उसने देखा कि सार्थक कुछ हद तक हताश दिख रहा था, क्योंकि उसने देखा कि दवा उसके गले से नीचे नहीं जा पा रही थी। उस कमीने ने उसके शरीर के अंदर लगभग सब कुछ तोड़ दिया। सार्थक ने गुस्से से सोचा और फिर देखा कि इसला का हाथ ऊपर पहुंच गया था, उसे छूने की कोशिश कर रहा था। तभी इसला हल्के से बोली। उद्धरण। चिंता मत करो सार्थक, मुझे पता है कि बिजली ने मेरी लगभग सभी हड्डियां नष्ट कर दी हैं और मेरे अंग प्रभावित हुए हैं। अपने आप को मजबूर मत करो, बस मुझे थोड़ी नींद लेने दो, उसने धीरे से कहा। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उस पल उसने सार्थक की जिंदगी के एक दर्दनाक मोड़ को छू लिया था। उसके शब्द, ये शब्द उनकी पत्नी के उन शब्दों से मिलते जुलते थे जो उन्होंने उनकी बाहों में मरने से पहले कहे थे। मुझे बस थोड़ी देर सोने दो। ये शब्द उसके अंदर तक उतर गए, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराए। अगर मेरा शरीर इतना खास है और मेरा खून सचमुच इतना अनोखा है, तो ऐसे मौके पर तुम्हारे लिए डिट्रिच का खून काम आ सकता है, उसने मन ही मन सोचा और अपने दिल से सारे संदेह दूर कर दिए। फिर उसने अपनी जीभ को जोर से काटा, जिससे खून की धार बहने लगी और बिना सोचे समझे उसने अपने होंठों से इसला के होंठ बंद कर दिए। इससे इसला को गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है और वह अचानक ऐसा कदम उठाएगी। जल्द ही उसे एक अजीब लेकिन बहुत स्वादिष्ट तरल पदार्थ उसके शरीर में प्रवेश कर उसके पेट पर गिरता हुआ महसूस हुआ। उस स्वादिष्ट तरल पदार्थ ने उसके शरीर को एक अजीब और आश्चर्यजनक तरीके से प्रतिक्रिया दी और उसकी थोड़ी सुस्त आंखें अब चमक उठीं। किसी तरह उसके पेट पर डाला गया वह तरल पदार्थ उसे थोड़ा पुनर्जीवित करने में कामयाब रहा। सार्थक ने फिर उसे अपने से दूर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उसे अपनी गोद में बैठा लिया और अपनी शर्ट उतार दी और अपनी गर्दन को उजागर कर दिया। फिर उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और इसला की ओर मुस्कुराया। करो, मेरा खून खास है, शायद तुम खुद को बचा सको, उसने धीरे से कहा।
इसला को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन उसके अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हो गई और बिना सोचे समझे उसने सार्थक की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। साथ ही वह उसके प्रति विनम्र थी और एक ही झटके में उसने अपनी गर्दन खोल दी ताकि वह भी ऐसा ही करे। जब सार्थक ने ये देखा तो उसकी आंखों में इच्छा चमक उठी। वह इतनी आकर्षक लग रही थी, उसकी खूबसूरत गोरी गर्दन खुली हुई थी कि सार्थक खुद को रोक नहीं सका। वह नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसे धीरे से गले लगाया और अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। जल्द ही एक अजीब रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह उन पर छा गया, जो उन्हें उसी तरह से घेरने लगी जैसे समुद्र में गोता लगाने पर पानी घेर लेता है। बस इस बार का एहसास अलग था। ये रहस्यमय और अजीब था, जो गर्मजोशी, खुशी और एक अजीब और गहरे संबंध की अनुभूति दे रहा था। एक रहस्यमय संबंध। स्वाभाविक रूप से वे इस भावना को जानते थे क्योंकि उन्होंने पहले इसका अध्ययन किया था। ये पिशाच के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक है, शायद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण। रक्त संबंध केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो रक्त के साथी बन जाते हैं। अंततः सार्थक को ये बात समझ में आ गई कि रीगन कूपर ने क्यों कहा था कि पिशाच के जीवन में रक्त साथी प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस संबंध को महसूस करके ही उसे लगा कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। इस संबंध ने उसके आसपास की संवेदनाओं को इस तरह बढ़ा दिया था मानो उसे कोई रहस्यमयी नई क्षमता प्राप्त हो गई हो। इसके अलावा जैसे ही इसला का खून उसके गले से नीचे बहने लगा, उसके वैम्पायरवाद ने कुछ अजीब रवैया दिखाया और यह अपनी पूरी महिमा में काम करने लगा। सार्थक को अपनी शक्ति में तीव्र गति से वृद्धि महसूस होने लगी और उसे लगा कि उसका वैम्पायरवाद अंततः चरम आनंद की स्थिति में पहुंच गया है। वह इस क्षण का आनंद ऐसे ले रहा था मानो वह उसके शरीर से स्वतंत्र एक इकाई हो। इससे वह स्तब्ध रह गया। क्या यह इतना अच्छा है? उसने आश्चर्य से सोचा, लेकिन साथ ही कुछ विचार उसके दिमाग में आए। वह खूनी संबंध कोई छोटी बात नहीं थी। जब तक वे दोनों एक साथ प्रशिक्षण लेते, उनकी शक्ति पहले की तुलना में काफ़ी अधिक बढ़ जाती, खासकर अगर वे एक साथ पसीना बहाते, क्योंकि पसीना शरीर का हिस्सा है और खूनी भागीदारों का पसीना उन्हें एक अजीब तरीके से मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन यही एकमात्र लाभ नहीं है। सार्थक अब इसला की उपस्थिति को महसूस कर सकता था और उसे विश्वास था कि वह उसे महसूस कर सकता है, भले ही वे एक लंबी दूरी पर हों, जो आश्चर्यजनक था। जैसे ही सार्थक ने लाभों के बारे में सोचा, उसने शीघ्र ही महसूस किया कि उसकी शक्ति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण उसके शरीर के अंदर की शक्ति घूम गई और उसका रक्त थोड़ा सा कांपने लगा। क्या मैं 5000 पावर से गुजरा? यह महसूस करने के बाद उसने आश्चर्य से अपने आप से सोचा। दरअसल उनके शरीर ने उन्हें बताया कि उन्होंने एक ऐसी ऊंचाई पार कर ली है जिस तक पहुंचने में उन्हें अभी भी कुछ समय लगेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने 5000 से थोड़ा ज्यादा वजन बढ़ाया, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर भी तभी इसला मुस्कुराती हुई उससे अलग हो गई और उसकी बाहों में वापस गिर गई। उस खून की बदौलत उसका शरीर ठीक होने लगा था, इसलिए उसे बस आराम की जरूरत थी। फिर भी वह मुस्कुराए। निश्चित रूप से तुम्हारा खून विशेष है सार्थक। यह इतना स्वादिष्ट है, मैंने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा खून नहीं चखा है, उसने धीरे से कहा और वह सोने चली गई। सार्थक उसे इस तरह देखकर मुस्कुराया, इसलिए उसने उसे सोने दिया। उसे भी इसकी जरूरत थी। इतने लंबे समय तक बर्फीले अभिशाप का उपयोग करने और इस चीज़ की सबसे शक्तिशाली क्षमता का उपयोग करने के बाद ये सिर के लिए भयानक है। मैं पूरी तरह से अपनी क्षमता खो चुका हूँ, मुझे सोने की ज़रूरत है, उसने सोचा और एक तरफ गिर गया। बर्फीला अभिशाप अपने आप में एक अजीब और कठिन शक्ति थी, जिसका प्रयोग कमजोर मानसिक शक्ति और निम्न पिशाच शक्ति के साथ करना कठिन था। क्या होगा यदि आप इसमें उसकी सबसे शक्तिशाली क्षमता को जोड़ दें? इससे इतना भयानक सिरदर्द हो सकता था कि सार्थक को इस भयानक दर्द से बचने के लिए अपनी इंद्रियों से अलग हो जाना ही बेहतर लगता। वह बस इसला को बचाने के लिए जागते रहने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जब उसने देखा कि वह बेहतर दिख रही है और ठीक हो रही है, तो उसने अपने दिमाग को पूरी तरह से अलग कर लिया और गहरी नींद में डूब गया। जो बर्फ वास्तविकता को ही जमा देने में सक्षम हो, वह सरल कैसे हो सकती है? हालांकि बेहोश होने से पहले सार्थक के मन में आए एक क्षणिक विचार ने यह साबित कर दिया कि इस क्षमता को तोड़ना असंभव नहीं है। हालांकि सार्थक ने यह नहीं देखा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि फिलिप बेकर की शक्ति उसकी क्षमता को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। जो चीज़ 2 सेकंड के लिए रुकी हुई थी, वह 1 सेकंड के लिए रुक गई। इसलिए वे इस दुनिया में इसका बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। ये क्षणभंगुर विचार था जो उसके दिमाग में आया। ... आज रात शहर में शक्तिशाली ताकतों की बहुत सारी हलचल देखी गई। उनमें से कई ताकतें लोगों के लिए अज्ञात थीं, लेकिन कुछ इमारतों के ऊपर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सिटी ऑफ क्लैंस के सदस्यों के रूप में अपनी पहचान छिपाने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार शहर का लोगो उनके कंधों पर लटका हुआ था। उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन संभवतः वे शहर में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने हल्की निराशा के साथ शहर की ओर देखा। गद्दार भाग गया।
वह संगठन बहुत तेजी से काम करता है और बहुत अच्छी तरह जानता है कि अपने कार्ड का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि उनके भर्तीकर्ताओं में से कोई भी न मरे और अंधेरे में न रहे। ये कितना परेशान करने वाला है। उनमें से एक ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा और उसके बगल में खड़े दूसरे ने सिर हिलाया। क्या तुम गद्दार की पहचान करने में कामयाब हो गए? उनमें से सबसे बड़े ने पूछा और बाकी तीनों ने अपना सिर हिला दिया। हमें खेद है सर, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कई लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो खुद को भर्तीकर्ता के रूप में दिखाते हैं ताकि इस सब के पीछे असली व्यक्ति का पता न चले। उनमें से एक ने जवाब दिया और सबसे बड़े ने आह भरी। ऐसा करना उनके लिए सामान्य बात है। यह एक गुप्त संगठन है जो हजारों सालों से काम कर रहा है। उनके पास एक दो तरकीबें क्यों नहीं हो सकती जो कभी पकड़ी न जा सकें? बात बस इतनी है कि तुम लोग बहुत सती दिखते हो और तुम्हारे पास ज़रूरी कौशल नहीं है। सबसे बड़े ने जवाब दिया, जिससे उसके पीछे बैठे तीनों लोग घबरा गए। हालांकि जब उसने देखा कि वे दोषी महसूस कर रहे थे तो उसने आह भरी। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। हमारा राज्य जांच और हत्या में माहिर नहीं है। यहाँ ऐसे लोगों को पाना मुश्किल है जो ठीक से जांच कर सकें, और जो लोग इसमें मदद करने का इरादा नहीं रखते वे ही यहाँ आ सकते हैं। सबसे बड़े ने हताश होकर कहा। उनके लिए छाया में काम करने वाले संगठन के खिलाफ लड़ना एक उपद्रव है। हालांकि उनके पास भी ऐसे लोग हैं, लेकिन वे बहुत विशेषज्ञ नहीं हैं और इसलिए वे कुशलता से काम नहीं कर सकते। ये कहा जा सकता है कि वे तैयार नहीं हैं, भले ही उनके पास पर्याप्त ताकत हो। सर, हम क्या करेंगे? मुझे डर है कि इस बार एलन दंपत्ति परेशान लग रहे हैं, एक अधीनस्थ ने कहा और चुप हो गया, जिससे सबसे बड़े को हल्की हंसी आ गई। आपको डर है कि एलन परिवार सामूहिक नरसंहार पर उतारू हो जाएगा, है ना? उन्होंने कहा और उस ओर देखा जहां एलन परिवार के कुछ लोग खड़े थे। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह, है ना? बुरा भी नहीं होगा, बड़े बेटे ने संतोष के साथ उत्तर दिया, जिससे उसके पीछे बैठे लोग थोड़ा डर गए। सर, मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। सामूहिक हत्या, ये दुनिया को युद्ध में धकेल सकती है। उनमें से एक ने जवाब दिया और बड़ा वाला हंस पड़ा। हा, ये ठीक है। यदि आप दुनिया को युद्ध में नहीं झोंकना चाहते हैं तो राजा के पास संदेश लेकर जाएं, किसी उपयुक्त व्यक्ति से स्थिति की जांच करने के लिए कहें। हमें किसी मूर्ख को एलन के उल्टे पैमाने को छूने से रोकना होगा, अन्यथा मुझे डर है कि तब क्या होगा। सबसे बड़े ने उत्तर दिया। हालांकि अंत में वह हंसने से खुद को नहीं रोक सका और सुबह के अंधेरे में गायब हो गया। उसके अधीनस्थों ने आह भरी और उसके पीछे भागे। ब्लड डॉन सिटी के बाहरी इलाके में कई लोग पास के जंगल में इकट्ठे हुए थे। क्या तुमने समय रहते अपने भाइयों को चेतावनी दे दी? एक नकाबपोश आदमी ने अपने पीछे खड़े आदमी की ओर देखते हुए पूछा। उसने सिर हिलाकर उसे स्वीकार किया। हाँ सर, कोई परेशानी नहीं हुई, फिर भी मेरा निशाना चूक गया, उसने जवाब दिया और उस आदमी ने सिर हिला दिया। कैसे? कुछ सेकंड तक सोचने के बाद हुड वाले आदमी ने फिर पूछा। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता। ईमानदारी से कहूं तो मैं अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि उस आदमी ने आखिर क्या किया, लेकिन वह एक पल में गायब हो गया, उसने जवाब दिया। ओह, ऐसा लगता है कि यह आदमी जितना मैंने देखा है उससे भी अधिक सक्षम है, हुड वाले आदमी ने कहा और पलट गया। अपने भाइयों के साथ मिलकर उस जगह पर वापस जाओ। हम किसी ऐसे व्यक्ति की व्यवस्था करेंगे जो तुम्हारी जगह ले लेगा। अभी के लिए चुप रहो और कुछ मत करो, उस आदमी ने कहा और वह कई अन्य लोगों के साथ चला गया। फिलिप बेकर जंगल में अकेले रह गए और उन्होंने आह भरी। अरे, वह कमीना चालाक था। मैं वाकई लापरवाह हो गया। अच्छा हुआ कि मेरी सदस्यता नहीं छीनी गई, उसने दुखी स्वर में कहा और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी रीढ़ में एक भयानक ठंड दौड़ गई। वह जो खोज रहा था वह गायब था। उसने जल्दी से अपने कपड़ों की हर जेब की तलाशी ली और एक छोटे से संकट में पड़ गया। क्या बकवास है, ये कैसे गायब हो सकता है? उसने आश्चर्य से मन ही मन सोचा। अरे, मुझे हमेशा से पता था कि एक ऐसी चीज़ का होना जो अंगूठी में नहीं रखी जा सकती बहुत बड़ी बात है। उसने शिकायत की क्योंकि उसे अपना संगठन सदस्य टोकन नहीं मिल पाया था। उन्होंने जल्द ही आराम करने का निर्णय लिया। इसमें कोई मूल्यवान चीज़ नहीं है, शायद सिर्फ मुख्यालय का स्थान ही हो, लेकिन यह एन्क्रिप्टेड है। सदस्यों के अलावा कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता, उसने सोचा और आह भरी। शायद मैंने उस कमीने पर हमला करते समय इसे गिरा दिया। मुझे शहर वापस जाना होगा, उसने सोचा और आह भरी। इसके तुरंत बाद वह पास के पेड़ों में गायब हो गया और यह सब एक गहन मौन में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद सार्थक अंततः जाग गया। सिर दर्द बना रहा और शरीर में भी हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन अभी वह इसे बर्दाश्त कर सकता था और सोने का समय नहीं था। जैसे ही वह उठे, उन्होंने इसला की जांच की और पाया कि वह पिछली बार की तुलना में अधिक तेजी से ठीक हो रही थी, हालांकि इस बार वह लगभग मौत के कगार पर थी। हे भगवान, क्या डिट्रिच का खून इतना अच्छा है, उसने चौंक कर सोचा।
शायद वह हाल ही में इसे कम आंक रहा था। किसी कारणवश वह सोचता था कि उसका खून अच्छा नहीं है और केवल उसकी पिशाचता ही अद्वितीय है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके खून में भी कुछ अनोखी विचित्रताएं हैं। ये जानकर उसे राहत मिली क्योंकि इसला खतरे से बाहर थी, हालांकि वह अभी भी बेहोश थी। सार्थक ने फिर कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस पर कुछ बातें लिखीं। उसने अपने संदेशवाहक पक्षी को बुलाया, जो कुछ ही देर में वहां पहुंच गया और एलिस को संदेश भेजा। उसे पता होना चाहिए कि मैं ठीक हूं, उसने सोचा। फिर उसने अपना ध्यान उन विचारों से हटा लिया। इसके बजाय उन्होंने इस समय अधिक महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित किया। उसका बर्फीला अभिशाप ये और अधिक शक्तिशाली हो गया है और ऐसा लगता है कि क्षमताएं भी। फिर भी पृथ्वी पर मेरे जमे हुए समय को तोड़ना संभव नहीं था यदि आप एक शक्तिशाली क्षमता का उपयोग नहीं करते। सार्थक ने सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। वह अतीत को याद कर रहा था। फ्रोजन टाइम एक ऐसी क्षमता है जो समय के साथ मजबूत होती जाती है। अभी ये कम से कम 2 सेकंड के लिए समय को स्थिर करने में सक्षम है, लेकिन जैसे जैसे ये शक्तिशाली होता जाएगा ये समय अनंत रूप से बढ़ता जाएगा। जब वह धरती पर था तो सार्थक ने सोचा कि अगर वह काफ़ी मजबूत हो गया तो वह पूरी दुनिया के समय को स्थिर कर सकता है, लेकिन वह कभी भी उस सिद्धांत की पुष्टि नहीं कर पाया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि समय एक ऐसा विषय है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि पृथ्वी पर एक बात घटित हो रही थी तो वह ये थी कि उसका फ्रोजन टाइम एक सर्वोच्च क्षमता थी, जो उसकी सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक भयभीत करने वाली क्षमताओं में से एक थी। पहली बार उन्होंने इसका प्रयोग किया और इसका मुकाबला पहले से ही शुद्ध शक्ति से किया जा सकता था। हो सकता है इसका दुनिया के नियमों से कुछ लेना देना हो। उसने अपनी क्षमता के संबंध में कुछ बातें सोचीं और विचार किया। ऐसा सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि शायद ऐसी महान योग्यता को भी सुधारा जा सकता है। उसे बस उस बिंदु को खोजने की जरूरत थी जहां वह ऐसा करने में विफल रही। जल्द ही उसके विचार उसकी अपनी शक्ति के बारे में अनगिनत सिद्धांतों से भर गए, हालांकि अंत में उसने असहायता की आह भरी। इसे भूल जाओ, अभी इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मुझे बेतुके सिरदर्द पसंद नहीं है जो मुझे दुनिया से अलग कर देते हैं, उसने आह भरते हुए सोचा। तभी उसने दरवाजे के बाहर कुछ शब्द सुने और आह भरी। उद्धरण ... मुझे उम्मीद है कि एलिस जल्द से जल्द आ जाएगी और यह कमरा किराए पर ले लेगी, सार्थक ने सोचा जब उसने एक व्यक्ति को बगल के कमरे में प्रवेश करते सुना। फिर भी इस कमरे में कोई नहीं आ रहा था, इसलिए उसे राहत मिली। वह बिना पैसे दिए इस होटल में घुसा था और कई दिन सोता रहा था। वह भाग्यशाली था कि इस कमरे की सफाई करने कोई नहीं आया, लेकिन अब लग रहा था कि इस होटल में लोग आने लगे हैं, इसलिए जल्द ही उसे खोज लिया जाएगा। फिर भी वह निश्चित था कि अभी ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसने अपने दिमाग में चल रही अगली बात पर गौर करने का निर्णय लिया। यहाँ भागने से पहले मैंने उस कमीने से कुछ चुराने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस चीज़ को संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह क्या है? उसने जेब से हाथ बाहर निकालते हुए सोचा। उस संगठन से कोई टोकन, उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उन्हें यकीन था कि उस संगठन से मिले अन्य टोकन अंगूठी में रखे जा सकते हैं। अगर इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास बात है। इसका वजन ये दूसरे की तुलना में बहुत हल्का है, सामग्री भी अधिक परिष्कृत लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने सोचा और इसकी जांच करने के लिए एक छोटी सी मेज पर बैठ गया। उसे लगा कि कुछ अजीब बात है। सबसे पहले उन्होंने ये देखने के लिए उस पर बर्फ से वार किया कि क्या वह प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इससे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने गहन जांच शुरू की। जितना अधिक उसने जांच की उतना ही अधिक उसे समझ में आया कि यह क्या हो सकता है, इसलिए वह भौंचक्का रह गया। एक टोकन जिसमें एन्क्रिप्टेड शब्द हैं। अजीब बात है, मुझे लगता है कि मैंने इनमें से कुछ शब्द उन तहखानों में मिले स्क्रॉल पर देखे हैं, उसने सोचा और अपनी खोज जारी रखने के लिए उनमें से कुछ को निकाला। एन्क्रिप्टेड शब्दों वाला टोकन कोई सामान्य चीज़ नहीं हो सकता, वे किसी अजीब चीज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द भी हो सकते हैं, जैसे कि ताला, उदाहरण के लिए। उन्होंने अन्य टोकन पर शोध किया था और उन्हें पता था कि उनमें यह तंत्र नहीं था। ये देखते हुए कि यह फिलिप बेकर जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से लिया गया था, ये कुछ मूल्यवान होना चाहिए जो वहाँ एन्क्रिप्ट किया गया था। अपने पूरे शोध के दौरान उन्होंने पता लगने से बचने के लिए टोकन को आंशिक रूप से स्थिर रखा। कुछ देर तक जांच करने के बाद वह उदास हो गया। वे प्राचीन भाषा के साथ एन्क्रिप्टेड शब्द हैं। किसी के लिए ये जानना मुश्किल है कि वे प्राचीन भाषा नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे लिए यह इतना जटिल नहीं है। फिर भी मेरे सारे ज्ञान के बावजूद मैं अभी भी इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, और यही बात मुझे सीमित करती है कि मैं क्या जान सकता हूँ, सार्थक ने सोचा। लेकिन उसने एक बात नोटिस की थी, यहाँ जो कुछ था वह एक स्थान जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कहाँ है या इसका कोई मूल्य है भी या नहीं, उसने सोचा। लेकिन ये पता लगाना निश्चित रूप से कठिन नहीं था।
एन्क्रिप्टेड शब्दों वाले ये स्क्रॉल उन रईसों द्वारा इस्तेमाल नहीं किए गए थे जो मर गए थे, वे बस उस संगठन में उनके शोध के परिणाम हैं। उन्होंने पाया कि उस संगठन के पास एन्क्रिप्टेड शब्दों की एक पूरी किताब थी जिसमें अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग अर्थ थे। फिर जब तक वह अधिक एन्क्रिप्टेड शब्द प्राप्त कर सकता है, वह इस स्थान का स्थान निर्धारित कर सकता है। मुझे भी लोकेशन की पुष्टि करने के लिए एक नक्शा चाहिए। मैं बाद में एलिस से इसके लिए पूछूंगा, उसने सोचा, और तभी उसे दालान के बाहर एक और शोर सुनाई दिया। एलिस। उसने तुरंत समझ लिया कि यह चलने की आवाज़ उसी की है, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और तभी एलिस दरवाजे से अंदर आई। वह अकेली थी और पसीना पसीना थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी गति से दौड़कर यहाँ आई है। जब उसने सार्थक को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी और वह उसे गले लगाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ी। सार्थक, ये वास्तव में तुम ही हो, उसने कहा। उसकी चिंतित आवाज़ अंततः शांत हो गई और उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। यद्यपि वह ये तो बता सकती थी कि सार्थक जीवित है, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसे पकड़ लिया गया है या नहीं और उसे यातना दी जा रही है या ऐसा कुछ और, इसलिए इन दिनों उसके दिल की चिंता बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। फिर भी ये देखकर कि वह ठीक है, उसके दिल का सारा बोझ तुरंत गायब हो गया। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। मुझे उस आदमी से बचकर यहाँ भागना पड़ा, उसने कहा, और फिर उसने उसे बताया कि क्या हुआ था, हालांकि उसने ये बताने से परहेज किया कि वह भागने में कैसे कामयाब हो गया था। वह ये बात समझ सकती थी, इसलिए उसने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। तो फिर फिलिप बेकर ही अपराधी है? सार्थक की सारी बातें सुनने के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा। सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया, लेकिन हल्की सी आह भरी। फिर भी फिलिप बेकर को दोष देना आसान नहीं है। उसके पास 20,000 या उससे ज्यादा शक्तियां हैं, इसलिए पिशाच जगत को पिशाच जाति की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसकी जरूरत है। अगर हम उसे दोषी ठहराना चाहते हैं तो हमें सत्यापन योग्य सबूत ढूंढने होंगे, उसने जवाब दिया। एलिस ने सिर हिलाया। मैं समझती हूँ सार्थक, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ जीत लिया है। हमारे पास जो जानकारी है वह मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा कीमती है और पहले से ही मेरे कबीले की सेना गिल्ड के अंदर है। उसने मुस्कुरा कर कुछ स्क्रॉल निकाले। देखो, वे अंकल हैं जिनका मैं सम्मान करती हूँ और प्रशंसा करती हूँ। वे मेरी मदद कर रहे हैं और उन्होंने मुझे मिशन के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भेजी है। मुझे यकीन है कि अगर हम सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लें तो हम गिल्ड में रैंक में आगे बढ़ सकते हैं, उसने कहा। सार्थक उसकी बातों से आश्चर्यचकित हुआ और उसने स्क्रॉल पकड़ लिया। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसकी ओर देखने लगा। क्या तुम्हें सचमुच इतनी अच्छी जानकारी मिली है? यह अविश्वसनीय है। तुम्हारे चाचाओं का संघ में क्या पद है? उसने आश्चर्य से पूछा। इस जानकारी और पहले की गई हत्याओं के आधार पर वे एक पूरा हत्या का मामला पूरा कर सकते थे और उसे आसानी से बंद कर सकते थे। जब तक उनके पास मारे गए लोगों के बारे में सबूत होते, तब तक यह मामला पूरी तरह से बंद करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए पर्याप्त होता। एलिस मुस्कुराई और गर्व से अपनी छाती फुलाते हुए बोली, हे, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि हम कुछ धोखाधड़ी करेंगे। वे वर्तमान में गिल्ड के एक्टिंग मास्टर हैं, हालांकि उन्हें जल्द ही दूसरे शहर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि संदेह पैदा न हो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सार्थक ने सिर हिला दिया। ये समझ में आता है, लेकिन ये बहुत कीमती है। हमें उस समय से मिस हत्यारे को कॉल करने की आवश्यकता है ताकि हम मिशन को ठीक से पूरा कर सकें। क्या आपने उसे हाल ही में देखा है? सार्थक ने पूछा और एलिस ने सिर हिलाया। मैंने उसे पहले ही फ़ोन कर दिया है, वह किसी भी क्षण यहाँ आ जाएगी, उसने जवाब दिया और सार्थक ने सिर हिला दिया। तभी एलिस ने बिस्तर पर लेटी हुई इसला की ओर देखा। इसला कैसी है? एलिस ने पूछा। वह उसे थोड़ा और गौर से देख रही थी। दीप्तिमान। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या था। सार्थक ने सिर हिलाकर उसकी ओर देखा। उसकी नब्ज वगैरह जांचने के बाद वह मुस्कुराया। वह स्थिर गति से ठीक हो रही है। वह बेहोश है, लेकिन उसे होश में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि उसका मस्तिष्क काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, उसने जवाब दिया और एलिस ने सिर हिला दिया। वह निश्चित रूप से दीप्तिमान लग रही है, उसने सोचा, लेकिन उसने बकवास सोचना बंद कर दिया और ठीक उसी क्षण काले लबादे में एक महिला कमरे के दरवाजे से अंदर आई। ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर आई हूँ, उसने दोनों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। इसलिए उन तीनों ने जल्द ही गिल्ड को सौंपने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू कर दिए। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और सार्थक ने सब कुछ संभाल लिया क्योंकि वह मिशन को सबसे ज़्यादा समझता था। इस बीच मिस असैसिन ने और भी जानकारी लाई जो सब कुछ पूरक थी। इसके अलावा सार्थक को जो जानकारी चाहिए थी, उदाहरण के लिए उन लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खंजर के बारे में, ये जानकारी सार्थक ने उससे खरीदी थी। उसे कीमती जानकारी दिखा रहा था ताकि वह भूल न जाए। जैसे ही उसे मौका मिला उसने उसे बताना शुरू कर दिया।
मूल रूप से ये खंजर अपने साथ एक अभिशाप लेकर चलता है जिसका उपयोग विश्वासघात को नियंत्रित करने, उसका पता लगाने और उसे रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा अभिशाप बनाने के लिए मनुष्यों या पिशाचों को एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र बनाना चाहिए, जिसे डालने के लिए जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसका इस्तेमाल खून के साथ किया जाता है, यही वजह है कि पिशाच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये पिशाच जाति के बीच एक निषिद्ध मंत्र है क्योंकि इसका इस्तेमाल पिशाचों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इस महिला को यकीन है कि इस संगठन की ताकत उससे कहीं ज़्यादा है जितना समझा जाता है। इससे सार्थक थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे ये भी नहीं पता था कि यह संगठन क्यों बनाया गया था और यह बात उसे परेशान कर रही थी।